Hello students, again as usual I am Navnil Gaur from Tagore School Parbatsar, and today we are studying the second lesson of science book of class 8th। आज हम पढ़ने वाले हैं 8th क्लास की साइंस बुक का सेकंड लेसन। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने फर्स्ट लेसन के लिए 2 और 3 वीडियोस अपलोड किए हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने सारे सॉल्व करवा दिए हैं और उसके वीडियोस भी अपलोड किए हैं। आपको सबसे पहले फर्स्ट लेसन कंप्लीट, उसके सारे कंप्लीट वीडियो देखने चाहिए और उसके सारे क्वेश्चन आंसर रिटन वर्क में करने चाहिए। मैं स्टूडेंट्स को ये इंस्ट्रक्ट करूँगा कि वो एक नोटबुक इसके लिए यूज़ करें। यू कैन आल्सो यूज़ द ओल्ड नोटबुक, द प्रीवियस सेशंस नोटबुक। आप पिछले सेशन की नोटबुक भी यूज कर सकते हैं और यू कैन आल्सो यूज ए न्यू नोटबुक एंड बट यू हैव टू डू द रिटन वर्क ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर्स। एज यू नो यू आर द बोर्ड क्लास in the next session, in the present session, so you have to do work very hard। आप इस बार बोर्ड क्लास में हैं इसलिए आपको हार्ड वर्क करना होगा, तो उसकी स्टार्टिंग आप अभी से कर दें। तो फर्स्ट लेसन को कम्प्लीटली आप अंडरस्टैंड करें, उसके क्वेश्चन आंसर रिटर्न में करें। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड लेसन जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। ये लेसन अभी का जो ये टाइम पीरियड चल रहा है इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग अपना रोल रखता है। अभी जब बात चल रही है कोविड-19 की या कोरोना वायरस की, तो मैं आपको बता दूं कोरोना वायरस भी एक सूक्ष्म जीव है जो कि आँखों से दिखाई नहीं देता है। आज हम उसी तरह का एक लेसन पढ़ने वाले हैं और उसकी जो एक तरह से एक बड़ी बात है सूक्ष्म जीव को लेकर के, उसके जो मेन टाइप्स है। और आज हम शायद वायरस के बारे में भी थोड़ा बहुत इस लेसन में पढ़ेंगे। ये जो कोरोना वायरस अभी जिसने पूरे विश्व में तांडव मचा रखा है, लोगों को, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, वो भी एक वायरस है। और ये भी वायरस जो है वो सूक्ष्म जीव का ही एक प्रकार है। वास्तव में सूक्ष्म जीव जैसा कि नाम से पता चल रहा है जो बहुत सूक्ष्म होते हैं, दे विल नॉट सीन बाय नेक्ड आइज। वो खुली आँखों से बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के नहीं दिखते हैं, वो इतने सूक्ष्म होते हैं, इसलिए उनको सूक्ष्म जीव कहा जाता है। हालांकि इनके पीछे जो शब्द के पीछे जो जीव लगा है इसका मतलब ये जीवों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन वायरस अपने आप में एक विशिष्ट प्रकार का जीव है जो सजीव भी है निर्जीव भी है, दोनों के गुण उसमें पाए जाते हैं। ये सब इंटरेस्टिंग बातें इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं। अध्याय 2 सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। जैसा कि नेम से ही आपने को पता चल रहा है कि कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो हमारे मित्र भी हैं। सूक्ष्म जीव सारे हमें नुकसान पहुंचाने वाले नहीं होते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। डेली लाइफ में हमें बहुत सारा बेनिफिट सूक्ष्म जीवों से होता है। तो किस किस प्रकार के सूक्ष्म जीव हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं और किस किस प्रकार के सूक्ष्म जीव हमें नुकसान पहुंचाते हैं, नुकसान का जो नज़ारा है वो तो अभी हम देख ही रहे हैं। एक सूक्ष्म जीव ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है, लोगों को अपने घरों में बंद होकर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जहां मानव विज्ञान की तरक्की को लेकर के एक ओवर प्राउड फील करता था कि मानव ने विज्ञान की बहुत तरक्की कर ली है, आज उसी विज्ञान और मानव को धराशायी करते हुए एक सूक्ष्म जीव ने ये सिद्ध किया है कि प्रकृति को शायद मानव कभी जीत नहीं पाएगा। प्रकृति की जो सीमाएं हैं वो असीम है, अनंत है, लेकिन फिर भी विज्ञान अपनी दृष्टि से विकसित होता जा रहा है। आज जब कोविड-19 या ये कोरोना वायरस जब अपना तांडव कर रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए विज्ञान भी अपनी ओर से लगा हुआ है। और कुछ देशों ने तो इस तरह का दावा भी किया है, जैसे अभी रिसेंटली इजराइल ने कहा है कि उसने इसकी एंटीबॉडी बना ली है, अर्थात इसको मारने वाले जो ऐसे सूक्ष्म जीव है वो उसने तैयार कर लिए हैं जो शरीर में घुस करके कोरोना वायरस को समाप्त कर देंगे। तो विज्ञान भी पीछे नहीं है। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं इस लेसन को जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, लेसन 2 मित्र एवं शत्रु।
आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक जीव देखे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते। जीव तो आप बहुत सारे देखते होंगे, यहाँ वहाँ इधर उधर सब जगह जीव जंतु अपने को दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो बिना उपकरणों की सहायता से हम केवल आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड या रोटी सड़ने लगती है। नम यानी गीली, जिसमें नमी आ जाए, जिसमें गीलापन आ जाए, ऐसी जो ब्रेड या रोटी होती है, आपने बरसात में देखा होगा कि उस पर फफूंद जैसा कुछ आ जाता है, वो सड़ने लगती है तथा इसकी सतह सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती है। तो बरसात में इस तरह की अगर रोटी या ब्रेड अगर आप खुले में पड़ी है तो वो उसके ऊपर, जिसको हम अपनी भाषा में लोकल लैंग्वेज में फफूंद कहते हैं, वो आ जाती है और उस पर काले और सफ़ेद धब्बे, उससे वो ढक जाती है वो रोटी या ब्रेड। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए। आवर्धक मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसमें चीज़ें बड़ी दिखाई देती है। इसकी सहायता से अगर आप इन धब्बों को देखेंगे, आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देगी। गोल गोल उसमें संरचनाएं, सूक्ष्म संरचनाएं, छोटी संरचनाएं काले रंग की दिखाई देगी। क्या आप जानते हैं कि ये संरचनाएं क्या हैं, ये कहाँ से आई है? और अब है ये सूक्ष्म जीव। एक क्रियाकलाप दिया गया है 2.1 क्रियाकलाप यानी एक्टिविटी दी गई है। बगीचे अथवा मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए और इसमें जल डालिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका प्रेक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? इट मीन्स, इसका मतलब है कि आप कहीं से मिट्टी भी उठा करके अगर लाते हैं, कहीं मिट्टी में भी अगर आप एक थोड़ी सी मिट्टी की कुछ मात्रा भी अगर आप डालते हैं, फिर उसमें आप पानी मिक्स कर रहे हैं, मिट्टी नीचे बैठ गई तो उसके अंदर, मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीव थे वो पानी में घुल गए हैं। अब उस पानी की बूंद अगर अपन स्लाइड पर लेकर के माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो आपको क्या दिखेगा? तो ये अभी अपन पढ़ेंगे आगे। एक और क्रियाकलाप है, यह ऊपर अभी 2.1 था, अभी ये 2.2 है। एक तालाब पोखर से जल की कुछ बूंदें लीजिए। जो खुले में पड़ा हुआ पानी होता है, तालाब का पानी, पोखर का पानी, उसकी कुछ बूंद लेकर के स्लाइड पर रखी, कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका प्रेक्षण कीजिए। क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे, भले ही वो खुले में स्थित पोखर या तालाब का पानी हो, चाहे वो मिट्टी को पानी में घोल करके उस पानी की बूंद को स्लाइड पर लेकर के देखा गया दृश्य हो, इन सब प्रेक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। यहाँ हमने दो एक्टिविटीज की। एक तो हमने मिट्टी को पानी में घोल करके उस पानी की बूंद को अपन ने माइक्रोस्कोप में देखा। सेकंड अपन ने किया कि ये जो खुले में पानी रहता है, तालाब का पानी, पोखर का पानी, उसकी बूंद को लेकर के हमने माइक्रोस्कोप में देखा। माइक्रोस्कोप आपने देखा है अपनी स्कूल में, कई बार आपको कई सारी स्लाइड्स में दिखा चुका हूँ माइक्रोस्कोप पर। तो उसी तरह से स्लाइड पर बूंद लेकर के उस पानी की, और हम जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो सूक्ष्म जीव हमें दिखाई देंगे। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ, जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। यानी कुछ सूक्ष्म जीव बड़े भी होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं। जैसे अभी जो कोविड-19 चल रहा है, ये जो कोरोना वायरस चल रहा है अभी, ये ज़्यादा सूक्ष्म नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि कपड़े के मास्क से भी अगर मुंह को ढकते हैं तो उससे ये अंदर नहीं जा पाता है। लेकिन कुछ इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो कपड़े में से भी अंदर चले जाते हैं। तो उसके लिए विशेष प्रकार के मास्क लगाने पड़ते हैं, जिसको N-19 वगैरह मास्क कहते हैं। कई प्रकार के मास्क आते हैं। तो N-19 वगैरह जो मास्क हैं वो बहुत छोटे सूक्ष्म जीवों को भी अंदर नहीं जाने देते हैं। लेकिन इस कोरोना के लिए
उसकी आवश्यकता नहीं है। कोरोना जो वायरस है ये अगर 3 लेयर का मास्क, कपड़े की 3 लेयर जो 3 लेयर मास्क है, या 1 लेयर का भी कपड़ा है जो है वो, उसमें से ये अंदर नहीं जा पाता है। तो सूक्ष्म जीव में भी छोटे बड़े होते हैं। तो सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से देखा नहीं जा सकता। इनमें से कुछ को अपन जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक, जो अपन ने अभी बात की थी, ब्रेड या रोटी जो बरसात के दिनों में जिस पे फफूंद आ जाती है, उस पे अगर अपन सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास माइक्रोस्कोप नहीं है, ये गोल गोल होता है जिसको हाथ में ऐसे रख करके बड़ा करके देखा जाता है। ये भी मैं आपको क्लास में दिखा चुका हूँ। इस मैग्नीफाइंग ग्लास से अपन रोटी के ऊपर उगने वाले कवक को देख सकते हैं, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। ये केवल फफूंद वाला जो सूक्ष्म जीव है ये अपन सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जा सकता है इसको। लेकिन बाकी के जो सूक्ष्म जीव है वो बिना माइक्रोस्कोप के दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। ये वर्ग हैं जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। जो भी इंग्लिश में सूक्ष्म जीवों को माइक्रोब्स कहा जाता है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव होते हैं, और ये इनको 4 कैटेगरीज में बांटा गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ व कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव 2.1 से 2.4 में दर्शाए गए हैं। लेट्स सी 2.1 to 2.4। देखिए ये है जीवाणु। ये 2.1 में जो है वो जीवाणु दिखाए गए हैं। इसमें भी 2 प्रकार के जीवाणु हैं। एक स्पाइरल जीवाणु यानी गोलाकार, स्पाइरल यानी ये जैसे स्प्रिंग होती है, अपने स्प्रिंग देखी होगी आपने, गोल 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 चलती रहती है आगे से आगे, उसको स्पाइरल कहते हैं। वृत्त, वलयाकार कह सकते हैं इसको। तो स्प्रिंग जैसे जीवाणु होते हैं, इनको स्पाइरल जीवाणु कहते हैं। छड़नुमा बार जीवाणु इसको कह सकते हैं, बार टाइप जीवाणु। ये 2 प्रकार के जीवाणु, लेकिन जीवाणु में ही इनकी दोनों की कैटेगरी है। तो पहली चीज़ है जीवाणु, दूसरी जो है वो है शैवाल। तो यहाँ शैवाल, 2 प्रकार के शैवाल दिखाए गए हैं। यहाँ एक तो है क्लेमाइडोमोनास जो तिलचट्टे जैसा दिखाई दे रहा है आपको, एक स्पाइरोगायरा, ये भी एक शैवाल है। तो ये शैवाल के एग्जाम्पल है। थर्ड कैटेगरी है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में एक तो अमीबा और एक पैरामीशियम। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोजोआ। एंड द फोर्थ कैटेगरी इज कवक। राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, जो राइजोपस जो जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, ये कवक के उदाहरण हैं। पेनिसिलियम, ये भी कवक के उदाहरण हैं। और एस्परजिलस जो है ये भी कवक के उदाहरण हैं। ये तीनों कवक के एग्जाम्पल हैं। और ये प्रोटोजोआ के 2 एग्जाम्पल है, अमीबा और पैरामीशियम। और शैवाल के एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा। और जीवाणु के उदाहरण हैं स्पाइरल एंड छड़नुमा जीवाणु। तो ये 4 प्रकार के जीवाणु यहाँ पर दिखाए गए हैं, और जीवाणु नहीं सूक्ष्म जीव यहाँ दिखाए गए हैं। और ये चारों इन चारों की 4 ही कैटेगरीज बनाई गई है सूक्ष्म जीवों की। और जीवाणुओं की 4 प्रकार की कैटेगरी, सूक्ष्म जीवों की 4 प्रकार की कैटेगरी बनाई गई है। और ये चारों कैटेगरीज के एग्जाम्पल और इनके पिक्चर्स अभी आपको दिखाए गए थे। अब ये जो अभी अपन बात कर रहे हैं कोरोना की, तो ये एक वायरस है। अपन बार बार इसके साथ में वायरस शब्द भी जुड़ा हुआ चल रहा है, कोरोना वायरस। तो वायरस जिसको विषाणु कहते हैं, ये इस कैटेगरी में नहीं है चारों में, लेकिन ये भी सूक्ष्म होते हैं। लेकिन इनको जीव, अब कंप्लीटली जीव नहीं कह सकते इनको। आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। विषाणु, जीवाणु अलग है, विषाणु अलग है। जीवाणु तो कंप्लीटली जीव हैं, ये इनको जीवों की श्रेणी में माना जाता है, इसलिए इसका नाम है जीवाणु। वो भी सूक्ष्म है, ये भी सूक्ष्म है। लेकिन
जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, इन चारों को सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में माना गया है। जीव है ये, दीज आर ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म है। लेकिन यहाँ पर जो एक विषाणु नाम का ये जो है, जिसको कंप्लीटली जीव नहीं माना जाता इसको, इसलिए इसको सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में नहीं माना गया है और इसको इंग्लिश में वायरस कहते हैं। अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है ये वही विषाणु है। विषाणु या वायरस भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। ये बाकी के जो सूक्ष्म जीव, 4 प्रकार के सूक्ष्म जीव पढ़े हैं अपन ने, उनसे ये डिफरेंट हैं। ये कैसे डिफरेंट हैं, आइए देखते हैं। ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, यानी ये अगर किसी के अंदर एंटर कर जाते हैं, परपोषी यानी ये दूसरों से पोषण प्राप्त करते हैं, ये किसी के अंदर जब घुस जाते हैं तो फिर ये अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जीवों के, सजीवों के लक्षणों के बारे में। तो सजीव क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, श्वसन करते हैं और जनन करते हैं। ये सजीवों के गुण हैं और हर परिस्थिति में ऐसा ये सजीव करते हैं, ये सजीवों के गुण हैं। लेकिन और ये जो ऊपर 4 प्रकार के सूक्ष्म जीव है ये भी ऐसा करते हैं सब, हर परिस्थिति में। लेकिन जो ये वायरस है ना, ये केवल तभी ऐसा करता है जब ये किसी के अंदर घुस जाता है, जब जीव के अंदर चला जाता है, तब ये अपनी असली पोजीशन में आता है, तब ये सजीव की तरह व्यवहार करने लगता है और फिर ये अपनी संख्या बढ़ाने लगता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह गुणन करते रहते हैं। ये गुणन का मतलब जैसे गुणा होते रहते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इस तरह गुणन की अभिक्रिया करते हुए ये अपनी संख्या को हजारों लाखों में कर लेते हैं। लेकिन ये सब कब करते हैं, जब ये किसी के अंदर एंटर हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। बाहर पड़े पड़े ये कुछ नहीं करते हैं, ये एक तरह से निर्जीव की तरह पड़े रहते हैं। लेकिन अंदर जाने के बाद में ये सजीव बन जाते हैं, सजीव की तरह दिखने, अपना व्यवहार शुरू कर देते हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, यानी जब ये किसी के अंदर एंटर कर जाते हैं तभी ये गुणन करते हैं। अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। जब जीवाणु यानी वायरस किसी पौधे में चला जाता है, या किसी 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, या तो जंतु कोशिका होती है या पादप कोशिका होती है, तो दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं के अंदर जब ये घुस जाते हैं तो फिर ये गुणन करते हैं। चित्र 2.5 में दिखाया गया है इनको, आइए देखते हैं। ये है वायरस जिसने पूरी दुनिया को अभी घरों के अंदर लॉक कर दिया है, लॉकडाउन में। दिस इज वायरस, विषाणु। कोरोना वायरस में भी चारों तरफ कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर्स बाहर निकली हुई दिख रही होगी। आपने कहीं कोरोना वायरस का चित्र देखा होगा तो ये देखिए, इसमें भी इसी तरह के स्ट्रक्चर्स बाहर निकले हुए हैं। तो ये है विषाणु वायरस, इसको कहते हैं वायरस। ये चित्र है वायरस का। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में कुछ और। विषाणु वायरस के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा कि ये सूक्ष्म होते हैं, लेकिन ये जो सूक्ष्म जीव है ना 4 प्रकार के, उनसे ये अलग हैं। ये परिजीवी होते हैं। ये किसी सजीव, ये किसी जंतु या पादप कोशिका के अंदर प्रवेश करने के बाद गुणन की प्रक्रिया चालू करते हैं। असली सजीव वाले स्पेसिफिकेशन दिखाने लगते हैं जब ये किसी के अंदर चले जाते हैं। तो ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु, ये विषाणु जो है, वायरस जो है, ये पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। विषाणु चित्र 2.5 में दिखाए गए हैं, अभी देखा है अपन ने। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुखाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। तो अपने जो सर्दी जुखाम होते हैं ये सब वायरस से होते हैं। आजकल कई बार बुखार चढ़ जाती है किसी को, तो डॉक्टर भी कहते हैं ये वायरल फीवर हो गया। इसकी वायरस से जो चीज़ हो जाती है वो वायरल कहलाती है। तो यहाँ पर, और अभी आपने देखा होगा कोरोना में भी, कोविड-19 में भी जो सिम्टम्स आ रहे हैं, लक्षण जो प्रकट हो रहे हैं शुरुआत में, वो सर्दी जुखाम के हैं। और ये भी कोरोना भी एक विषाणु है, एक वायरस है।
ये कुछ सामान्य रोग, अब ये सामान्य रोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मनुष्य के शरीर को इसकी आदत हो गई है। मनुष्य का शरीर इनसे लड़ने में सक्षम हो गया है। सर्दी जुकाम चलता ही रहता है, होता रहता है, ठीक हो जाता है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोरोना से भी लड़ने में अपना शरीर इतना कैपेबल हो जाए, अपने शरीर की जो इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कोरोना को नष्ट करने में सक्षम बन जाए। और ऐसा अंदाज़ा लगा भी रहे हैं और बहुत सारे लोग ठीक भी हो रहे हैं। भारत में भी बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं और ठीक होने वालों का जो रेशो है, जो अनुपात है, वो भी अच्छा है। मृत्यु कोरोना में बहुत कम हो रही है। केवल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कोरोना अभी चल रहा है इसलिए कि 100 लोग अगर इससे इन्फेक्ट होते हैं तो 80% लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि उनको कोरोना वायरस अंदर आया है क्या उनमें। यानी उनके शरीर की जो इम्यूनिटी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, वह उस वायरस को का काम तमाम कर देती है, वायरस को नष्ट कर देती है, उनके शरीर के अंदर की ताकत। कोई भी रोग का जब वायरस या सूक्ष्म जीव अपने अंदर आता है तो शरीर उससे लड़ता है। शरीर की जो इम्यूनिटी पावर होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज तैयार कर लेती है शरीर में, वो उसको लड़के समाप्त कर देती है। तो 80% जितने लोगों को कोरोना वायरस घुसता है उसके 80% लोगों में तो उनका लक्षण ही प्रकट नहीं होते, उनको पता ही नहीं लगता, वो कोरोना को साफ कर देते, उनका शरीर ही उनको नष्ट कर देता है। बाकी के बचे 20%, उसमें भी 18% को कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं, कुछ लक्षण उनके शरीर में प्रकट होते हैं, सर्दी जुकाम वगैरह। तो उसमें उनको कुछ दवाई वगैरह, सर्दी जुकाम की, टेम्परेचर कंट्रोल मेंटेन करने की कुछ दवाइयाँ लेनी होती है, तो वो भी सही हो जाते हैं। 2% जो लोग होते हैं 100 में से, जिनको पहले से दूसरी बीमारियां होती है, कोई लीवर की बीमारी, कोई किडनी की बीमारी या हार्ट की बीमारी, उनको ये उनकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता कमज़ोर होती है, तो उनके ऊपर ये इफ़ेक्ट डालता है और इसकी सांस के जो फेफड़ों में ये ज़्यादा इन्फेक्शन करता है और सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगती है व्यक्ति को। लेकिन ये 100 में से केवल 1 या 2% लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, बाकी 80% को तो पता ही नहीं लगता और बाकी के 15 से ऊपर प्रतिशत को भी सामान्य सर्दी जुकाम होकर के ठीक हो जाता है वो। इसलिए ज़्यादा भय में आक्रांत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में इसका ग्राफ बढ़े, ज़्यादातर खूब लोगों को हो, ये भारत में इसका ग्राफ बढ़ सकता है अब, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन को खोला जा रहा है, और खोलना भी ज़रूरी है क्योंकि कब तक लॉकडाउन में बैठा के रख सकते हैं अपन, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था भी एक बड़ी व्यवस्था है। अगर मान लो कोरोना वायरस 6 महीने रहता है, साल भर रहता है, तो इतने लंबे समय तक घरों में रहना संभव नहीं है, काम धंधे नहीं होंगे तो लोगों के ऊपर आर्थिक समस्या आ सकती है, देश की भी स्थिति खराब हो सकती है। इसलिए लॉकडाउन को धीरे धीरे उचित तरीके से, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, जहां दिक्कत नहीं है वहां खोला जा सकता है, लेकिन फिर भी कुछ संख्या इसकी बढ़ सकती है, तो लोगों को भय आक्रांत होने की आवश्यकता नहीं है। लोग इसको होने के बाद भी ठीक हो जाते हैं। वो तो जिनके पहले से ही बीमारियां दूसरी होती है उनको थोड़ी रिस्क रहती है, उनको बचकर ज़्यादा रहने की आवश्यकता है। बाकी जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये अभी जैसे अपन ने पढ़ा है, इसमें जो पढ़ा है कि जुखाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं, ये वायरस से होते हैं, और लेकिन ये अपने बॉडी में चलते रहते हैं, हो भी जाते हैं, वापस ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही आने वाले टाइम में कोरोना भी होता रहेगा। बीच में भी कई वायरस दूसरे आए थे जिन्होंने दुनिया में बहुत तहलका मचा दिया। अभी तो उतने मरे ही नहीं है लोग जितने दूसरे कई वायरस ऐसे आए हुए हैं जिनके सार्स नाम का एक आया था, इन्फ्लुएंजा आया था, ये कौन सा फ्लू, स्वाइन फ्लू जो आया था, ये सभी इनसे मौत का भी ग्राफ, अभी भारत में तो इनसे ज़्यादा लोग नहीं मरे थे, लेकिन विदेशों में बहुत सारे लोग इनसे प्रभावित हुए थे। तो वो एक हैबिचुअल होगी, ह्यूमन की बॉडी उसके हैबिचुअल हो गई, मनुष्य में उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ विकसित हो गई, इम्यूनिटी पावर विकसित हो गई उससे लड़ने के लिए। इसलिए आने वाले समय में कोरोना से भी लड़ने की क्षमता मनुष्य में विकसित हो जाएगी। अभी भी हो रही है, जिन लोगों को कोरोना हो रहा है
तो जब कोई रोग का आक्रमण होता है शरीर पे, तो शरीर के अंदर उससे लड़ने की ताकत विकसित हो जाती है। हाँ, जिनका शरीर ही कमज़ोर होता है, कोई बीमारियों से ग्रसित होता है, तो उनको फिर उनकी ताकत वैसे ही कमज़ोर होती है, तो उन पे ये हावी हो सकता है। तो यहाँ पर जो बात आई थी, मैंने उसको थोड़ा आज के संदर्भ में आपको थोड़ा सा विस्तार से बता दिया है, और ये ज़रूरी भी है मुझे लगता है जानकारी होना, क्योंकि कई लोग बहुत ज़्यादा इससे डर रहे हैं और अब ये संख्या कुछ बढ़ सकती है, इसलिए डर भी कम करना ज़रूरी है लोगों का। तो ये मैंने कुछ चीज़ें एडिशनली आपको बता दी हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुखाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं, यानी वायरस के द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो व खसरा भी वायरस द्वारा होते हैं। पोलियो का भी वायरस होता है। अपन ने पोलियो मुक्त कर दिया है पूरे देश को, 2 बूंद जिंदगी की हर साल पल्स पोलियो की दवा पिला पिला के भारत को पोलियो मुक्त कर दिया है। पोलियो का जो वायरस है उसको समाप्त कर दिया गया है। खसरे का भी टीका लगता है, और ये टीका क्या होता है वो भी हम इस लेसन में शायद पढ़ेंगे अंत में, जिसको इंग्लिश में वैक्सीन कहते हैं। वैक्सीन, अभी कोरोना की भी वैक्सीन खोज रही है पूरी दुनिया, लेकिन वैक्सीन खोजना इतना आसान नहीं है। कई रोग वर्षों से चल रहे हैं, लेकिन अभी भी उनकी वैक्सीन खोजी नहीं जा चुकी है। तो इसकी वैक्सीन यानी इसका टीका कब आएगा पता नहीं है, लेकिन खसरे का टीका बच्चे के जन्म के समय लगता है उसके, और ये खसरा फिर उसके कभी नहीं होता है। ये सब बीमारियां वायरस से होती है, जिसको विषाणु कहते हैं हिंदी में। अतिसार व मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। यहाँ पर जो अपन ने 4 ये जो इसके कैटेगरीज पढ़ी थी सूक्ष्म जीवों की, जिसमें जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। तो यहाँ पर जो प्रोटोजोआ शब्द आया था एक 4 कैटेगरीज में, उसी में से ये प्रोटोजोआ के बारे में बता रहे हैं कि अतिसार एवं मलेरिया ये प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं, ये भी एक सूक्ष्म जीव हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग जीवाणु द्वारा होते हैं। तो कौन से रोग किसके द्वारा होते हैं ये भी हमें नॉलेज में रखना चाहिए। हमने अभी पढ़ा वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं, जुखाम, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, खसरा, ये सब वायरस से होने वाले रोग हैं। अतिसार और मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। टाइफाइड और क्षय रोग, जिसको टीबी कहते हैं, टीबी का रोग, वो जीवाणु द्वारा होते हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के विषय में आप कक्षा 6 व 7 में पढ़ चुके हैं। तो हमने अभी इस सेकंड लेसन को स्टार्ट किया है। ये लेसन आज के इस टाइम पीरियड से रिलेटिविटी रखता है, इससे कुछ संबंध रखता है। आज की जो प्रॉब्लम चल रही है, जिसके कारण से आज हमें ये ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू एजुकेशन देनी पड़ रही है, ये सारा ड्रामा और सारा मैटर चारों ओर चल रहा है, उसके लिए थोड़ी सी, और उसी के ऊपर ही आज का लेसन है सूक्ष्म जीव, जो कि वायरस है। वायरस भी एक सूक्ष्म जीव का टाइप है, लेकिन ये सूक्ष्म जीवों की कैटेगरी में इसको डायरेक्टली नहीं रखा गया है, क्योंकि जब ये बाहर पड़ा रहता है तो ये जीव नहीं है, ये निर्जीव है। इसलिए कहते हैं कि वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि बाहर पड़ा है तो निर्जीव है, लेकिन अंदर घुसते ही सजीव की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। ये सजीव की तरह सारी चीज़ें शुरू कर देता है, जनन भी शुरू कर देता है, खाना भी शुरू कर देता है। जो भी सजीव के गुण है वो कई गुण ये दिखाने लगता है, तो और नुकसान पहुंचाने लगता है। तो ये कुछ स्टार्टिंग की अपन ने सेकंड लेसन की। आज टाइम ओवर हो रहा है अपना, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो आज हम यहीं पर फिनिश करेंगे। वी विल स्टडी दिस लेसन फर्दर एंड मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द माइक्रोब्स। सूक्ष्म जीवों के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम इस लेसन में पढ़ेंगे, तो हम अगले वीडियो में इसको कंटिन्यू रखेंगे। टिल दैट, सी यू, बाय, स्टे होम एंड बी सेफ।